जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार रैंकर्स जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज का चौथा टेस्ट आपके सामने है। आज हम बात करेंगे विविध जीके प्लस आपके हिंदी प्लस करंट अफेयर के ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ऊपर। यह टेस्ट सीरीज आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में हेल्प तो करेगा ही करेगा, बाकी कोई भी एग्जाम आप देते हैं वहां पे आपको यह सहायता देने वाला है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। टेस्ट अटेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को स्वयं अटेंड करें, ठीक है, उसके बाद जवाब सुनें, ठीक है। तो प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। ऐसी बातें संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा गया है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लूं कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है, तो यह बात किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 343 का क, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, या तो फिर अनुच्छेद 343 का 1, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि हिंदी भाषा देश का क्या होगा? राजभाषा होगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है दोस्तों? तो भाग 17 है, ठीक है। कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 17। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है दोस्तों? तो अनुसूची 8, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अनुसूची 8 में इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। जिसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभ में जब अनुसूची 8 बन के तैयार हुई थी, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। बाद में अन्य भाषाओं को क्या किया गया था? जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके, जिसका वर्णन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 343 के क के अंतर्गत क्या होगा? हिंदी राजभाषा होगा देश का, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है अनुसूची 8 में, तो कब कब संशोधन हुआ है दोस्तों? तो वो भी देख लें, जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। देखिए प्रारंभ में जब संविधान बना तो सिंधी भाषा अनुसूची 8 में नहीं था, ठीक है। तो इसको 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1967 ईस्वी में हुआ। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद नेपाली, इन भाषाओं को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इनको याद रखने के लिए नमक आप याद रखेंगे। क्या किया गया दोस्तों? नमक, ठीक है। तो नमक में क्या है? नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। तो कब दोस्तों? कब? ये 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? सिंधी सबसे पहले जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 2003 में पुनः 92वें संविधान संशोधन में अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। तो वो भी आप याद रखेंगे। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो, ठीक है। उसके बाद क्या है? डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इन भाषाओं को भी जोड़ के टोटल कितनी भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों? 4, 3, 7, 1, 8। 8 भाषाओं को जोड़कर टोटल कितनी भाषाएं कर दी गई? 22 भाषाएं कर दी गई, ठीक है। पहले कितनी थी? 14 थी। तो ऐसे अब अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची है, ठीक है। और जैसे प्रश्न पूछा है वैसे पूछे तो दल बदल कानून से। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दल बदल कानून का प्रावधान या 10वीं अनुसूची कब आई अस्तित्व में? ठीक है। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में आई थी। कौनवें संविधान संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन में। यह संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1985 में। किसका उस समय शासन था? ठीक है, या फिर उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो राजीव गांधी, ठीक है। ये दोनों बातें, तीनों बातें याद रखेंगे आप। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल है, इसको भी आप पढ़ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया था कि यह सेशन कंटिन्यू रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको सेशन पसंद आता है तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ सीखते हैं तभी कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं, आपको रैंकर्स जीके से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न नंबर 3 पढ़िए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को स्वयं संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों 2019 में क्या किया गया, पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक है, पहली अनुसूची में संशोधन किया गया तो किया क्या गया, पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये बात तो आपको पता है 2019 से पहले। लेकिन हुआ क्या 2019 में कि जो जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, यह क्या था, पहले एक राज्य था, इसको तोड़ दिया गया 2 पार्ट में। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया एक यूटी और फिर लद्दाख को बना दिया गया एक अलग यूटी। ठीक है, यानी कि संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों पहली अनुसूची में संशोधन किया गया, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब वर्तमान में बताइए जल्दी से कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो वर्तमान में आप याद रखेंगे 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इतना बात आप नोट में लिख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बड़ा पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो बताइए, उम्मीद है आपको पता होगा। देखिए इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मौलिक अधिकारों का, ठीक है, तो 12 से लेके 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जितने भी अधिकार हैं सब मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपको समानता का अधिकार देखने को मिलता है। बाकी 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है देखने को। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में दोस्तों क्या है, देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, जो बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी ना पहले, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपको स्वतंत्रता मिलता है अनुच्छेद 23 में। यानी कि बालात श्रम का जो मतलब निषेध है ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और जो बाल श्रम की बातें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 14 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसको किसी खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो 23 और 24 क्या करता है, आपको बचाता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध खड़ा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में क्या है, यह आपके लिए होमवर्क है। आप अगर एक जुझारू छात्र हैं, ठीक है, आप अगर एक कर्मठ छात्र हैं, ठीक है, तो आप जरूर जवाब देंगे। ठीक है, जैसे भी हो मुझे कुछ नहीं पता, आप जवाब देंगे कि अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में क्या है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? बताइए कब होती है दोस्तों? ऐसा कब होता है? ये तब होता है दोस्तों जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो, मतभेद हो जाए किसी विषय पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी विषय पर संशोधन हो रहा है और दोनों में मतभेद हो गया, ठीक है, वो संशोधन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं कि आओ अब तुम दोनों लोग सामने सामने। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रपति क्या करता है, आहूत करता है दोनों सदनों को कि सामने आओ, ठीक है, और बैठ के बात करो, तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह प्रावधान आपको अनुच्छेद 108 के अंतर्गत मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों अगर आ गए, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो उन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों, तो दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करता है वो होता है स्पीकर। ठीक है, कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर, इसको अध्यक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे आप कि अगर पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सदनों को कि आओ साथ में बैठ के संयुक्त बैठक करो, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो उस देश का नाम आप याद रखेंगे, वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है, यानी कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 5 हो गया, थोड़ा सा बात है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अब हम देखेंगे विविध जीके से संबंधित प्रश्नावली। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी?
तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उचित जो समतावादी होता है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ये उचित समतावादी व्यवस्था क्या थी दोस्तों? जो कुलीन वर्ग थे, ठीक है, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो थी, ठीक है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती थी। तो उनमें क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था। ठीक है, जो कुलीन वर्ग था, क्या कौन सा वर्ग दोस्तों? कुलीन। ठीक है, जो सामंत वर्ग था वो क्या पश्चिमी टीले की तरफ रहता था, और जो मजदूर वर्ग था, व्यवसायिक वर्ग था, वो पूर्वी टीले की तरफ रहता था। तो दोस्तों उचित समतावादी हो गया ना। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी सामाजिक पद्धति हड़प्पा के लोगों की थी। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन किसका मिलता है दोस्तों, वो हो जाएगी सिंधु। ठीक है, और सबसे पवित्र हो जाएगी सरस्वती। ठीक है, ये दोनों बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दो नदियां आपको देखने को मिल रही हैं, परुसड़ी। तो दोस्तों वर्तमान में रावी है। ठीक है, परुसड़ी का नाम वर्तमान में रावी है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और सुतुद्री है जो, ये है वर्तमान में सतलज नदी। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है सतलज और रावी की, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, वैसे भी हम एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो दोस्तों बताइए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो डायनेमिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जो 1-2 साल के अंतर्गत की हुई घटनाओं में सामने आते हैं। ठीक है, तो उन्हें पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो दोस्तों सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब संलयन होता है तो वो क्या बनता है? हीलियम बनता है। ठीक है, तो सूर्य में कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। सूर्य में काला धब्बा पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य में जो काला धब्बा है दोस्तों वो है क्या? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइए। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, तो सूर्य की 7 परतें हैं, तो सातों परतों को जानना नहीं है। देखिए जो सबसे भीतरी परत है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जो सबसे बाहरी परत है, उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये भी दोस्तों गर्म होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोरोना। उसके पहले एक परत होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश मंडल। ठीक है, तो प्रकाश मंडल में क्या होता है दोस्तों? आपका ये जो काले धब्बे बनते हैं, अगर ऐसा प्रश्न बने आपसे कि जो काले धब्बे हैं, ठीक है, वो किस मंडल में देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो वो प्रकाश मंडल में देखने को मिलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से चलती है विकिरण, ठीक है, और प्रकाश मंडल में आके फंस जाती है। ठीक है, और वो आगे नहीं निकल पाती है। जब आगे नहीं निकल पाती है दोस्तों, तो आपको भी पता है जब आपके आंखों पे रोशनी पड़ेगी तभी कोई वस्तु दिखाई देगा। तो इस स्थान से जब रोशनी आएगा ही नहीं तो वो स्थान आपको काला धब्बा की तरह दिखाई देता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है जो काले धब्बे बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? प्रकाश मंडल में। और वो काले धब्बे क्या होते हैं? जब प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या हो जाता है? सूर्य असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पे, इसको ध्यान से पढ़िए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वो है आपकी कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसलिए कर्क रेखा को दोस्तों भारत की क्या बोल देते हैं? जलवायु विभाजक रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? जलवायु विभाजक रेखा। ठीक है, अब देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए, देखिए पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको स्केचिंग के माध्यम से हम समझेंगे। ये भारत का क्या है? रफ टफ इमेज है। ठीक है, तो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो इस रफ टफ इमेज के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमें तो अपने टॉपिक को याद रखना है ना, तो रफ टफ हो या फिर जैसा हो, हमें तो बस याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये भारत का आपको मैप आधा मिल रहा है। ठीक है, तो इसको समझ के आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कर्क रेखा एंट्री लेती है कहाँ पे? गुजरात में।
ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले गुजरात, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्थान टच होता है राजस्थान का, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है झारखंड। क्या मिलता है? झारखंड। फिर यहाँ पे मिलता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद यहाँ पे मिलता है मिजोरम, ठीक है। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप करके आएंगे। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट अगर पूछ लिया जाए किस द्वीप पर है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप दोस्तों? ग्रेट निकोबार, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु, ये तो हो गया आपका दोस्तों भारत का, ठीक है। अगर भारत के मुख्य भूमि का पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है 6 डिग्री 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर। अगर कन्याकुमारी की बात करेंगे दोस्तों, ये मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। आदमपुर, जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बताइए किन दो देशों के मध्य है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है एडम ब्रिज जो है यही है राम सेतु। क्या है? राम सेतु, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम सेतु की जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर की है दोस्तों, तो लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम सेतु जो है यह किन दो द्वीपों को जोड़ता है, दोस्तों भारत का पंबन द्वीप, क्या हो गया? भारत का पंबन द्वीप, और अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? मन्नार द्वीप, ठीक है। इन दो द्वीपों को जोड़ता है कौन सा सेतु? राम सेतु, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। कार्डमम पहाड़ी, इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कार्डमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो है केरल। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी आपकी कार्डमम हिल्स, ठीक है, यानी कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। ये भारत की क्या है? सबसे दक्षिणतम, यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाती है भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, ठीक है। यह कार्डमम का अर्थ होता है दोस्तों इलायची। तो इलायचियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? वो है आपका केरल। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15 देखिए। गारो, खासी और जैंतिया, ये जो पहाड़ी हैं किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये मेघालय में है, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि मेघालय की जो राजधानी है वो तो आपको पता ही है, क्या है? शिलांग, ठीक है। तो शिलांग जो है ये किस पहाड़ी पर है और यह पहाड़ी किस पर्वत पर है, ठीक है, या फिर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो दोस्तों जो शिलांग है, ठीक है, शिलांग है शिलांग पहाड़ी पर, ठीक है। इसका नाम भी शिलांग हिल्स है, ये भी याद रखेंगे। अगर माउंटेन पूछ लिया जाए तो दोस्तों खासी पर्वत श्रेणी, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी? खासी के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सतलज नदी सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। और भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों? बताइए, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों सतलज अगर ये नदी है, ठीक है, तो ये निकलती भी होगी कहीं ना कहीं से, तो ये निकलती है राकस ताल से। और राकस ताल कहाँ पे है दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए राकस ताल है तिब्बत के पठार पे, ठीक है, तिब्बत के पठार पर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख के चलना, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अगर आपसे हिमाचल प्रदेश का सिपकिला तो आपने देख लिया, अन्य दो दर्रों की बात हो तो एक हो जाएगा आपका बारह लाचला, ठीक है। कौन सा दर्रा दोस्तों? बारह लाचला। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो रोहतांग, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए
अन्य, यहाँ पे देखिए कुछ दरों की बात की गई है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। तो स्थिति एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिला दर्रा देखने को मिलता है, लद्दाख में कराकोरम दर्रा देखने को मिलता है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और बनिहाल दर्रे का ही नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, जोहा सुरंग, ठीक है। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, बनिहाल दर्रे का ही नाम जोहार सुरंग रख दिया गया है। जोजिला दर्रा यहाँ पे आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है सिपकिला दर्रा, उसके नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है रोहतांग दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में तो माना, नीति और लिपुलेख है। अगर सिक्किम की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो दर्रे देखने को मिलते हैं, एक का नाम है जिलेपला, दूसरे का नाम है नाथुला, ठीक है। बाकी अन्य दर्रे आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अभी देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 ध्यान से पढ़िए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो याद रखेंगे, अब जम्मू कश्मीर आपके सामने आया है तो इसमें जो जो झील है उन्हें देख लीजिए। वुलर तो आपने देख लिया, ठीक है, वुलर देख लिया। उसके बाद डल एक झील है, वो भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें नगीना झील, ठीक है, तो नगीना झील भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील भी कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ये बातें आप याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ झीलों के ऊपर बात की गई है, इन झीलों को आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आपको एक बारी क्या हो पूरी तरह से याद हो जाए। तो पीडीएफ आपको रैंकर्स जीके के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उससे भी जुड़िए, ठीक है। वहां पे अपडेट्स बिल्कुल टाइम टू दे दी जाती है, ठीक है, कि कौन सा सेशन कब आ रहा है, कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, इन सारी बातों की जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। नाम है रैंकर्स जीके, आप ब्राउज करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, मैट्टूर बांध कहाँ पे अवस्थित है। तो दोस्तों मैट्टूर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैट्टूर बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो वो हो जाएगी कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी की दोस्तों विशेषता क्या है, यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो नहीं सूखती है, ठीक है। तो इसलिए इसे दक्षिण भारत की सदानीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सदानीरा, तमिलनाडु की लाइफलाइन, ठीक है। और एक बात और इसके बारे में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की पवित्रता के दृष्टिकोण से कौन सी नदी गंगा कहलाती है, तो दोस्तों वो है कावेरी, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि बताइए क्या कारण है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। तो दोस्तों कारण है कि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अब वृष्टि छाया क्या होता है दोस्तों, देखिए अब ये है आपका पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है पर्वतों की एक श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब मानसून आता है, ठीक है, तो यहाँ मुंबई साइड में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन जो पुणे है वो जो पुणे है इस साइड पर्वतों के उस साइड में पड़ता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मानसूनी हवाएं रुक जाती हैं तो इधर वर्षा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि मुंबई में पुणे की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है और पुणे में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो आप कारण समझ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अब मूल विधि, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मूल विधि से भी संबंधित प्रश्न डालिए, तो मूल विधि से संबंधित प्रश्न आपके 15 पूछे गए थे एग्जाम में, तो इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान यातायात का प्रबंधन करते समय सुचारू यातायात प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए कौन सी संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के राइट आंसर बताइए। देखिए क्या है, बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है, और वहां पे क्या है, यातायात का जो प्रबंधन है वो करते समय जो यातायात प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना है किसको, पुलिस अधिकारियों को, ठीक है। तो उनके लिए क्या जरूरी है, उनमें कौन सा कौशल होना चाहिए, तो आप बताइए इसका क्या होगा। यहाँ पे चिंतन कीजिए, आपके अंदर पुलिस का गुण पहले से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर, तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या करना चाहिए, यातायात प्रबंधन योजनाओं को लागू करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद कार्यक्रम जो आयोजक हैं उनके साथ पुलिस को समन्वय करना चाहिए।
कि भाई कहाँ पे आपकी गैदरिंग होगी, कब गैदरिंग होगी, किस रूट से आपके लोग आएंगे, ठीक है, इन सारी बातों का क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए पुलिस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मूलविद से संबंधित, तो आपको आना चाहिए, आपका जो सोचने का तरीका थोड़ा सा अधिकारियों वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट बन के देख लिया है, अब अधिकारी बन के पढ़िए, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। यदि एक विशिष्ट समुदाय जिसे अल्पसंख्यक माना जाता है कानून प्रवर्तन के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है, ठीक है, तो पुलिस अधिकारियों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए कोई नियम कानून है, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पुलिस अधिकारियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और कैसे उस अल्पसंख्यक वर्ग को लेके साथ में आगे बढ़ना है, इन बात से संबंधित प्रश्न है, तो इसको कीजिए। तो दोस्तों इसको रोक के आप अटेंड कीजिएगा। इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। वो क्या है, पारदर्शिता और सहभागिता के माध्यम से विश्वास निर्माण करना है, ठीक। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक पुलिसिंग एक टर्म है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है, हर एक, जैसे मान लीजिए गांव पंचायत है, ठीक है, या फिर कोई समाज है, वहां पे एक दो लोगों से मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली समाज के साथ मिलना है, ठीक है, जो वहां पे एनजीओ वगैरह है उनके साथ बातचीत करना है कि आगे कैसे बढ़ना है, नियम कानून जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे लेके आगे बढ़ना है, ठीक है, वो है आपका सामुदायिक पुलिसिंग। तो दोस्तों अब आपको राइट आंसर मिल चुका होगा। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं और जो संगठन होता है उनके साथ साझेदारी बनाना, ठीक है, ये है सामुदायिक पुलिसिंग, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। आपराधिक जांच के दौरान तलाशी वारंट जारी किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों तलाशी वारंट का उद्देश्य सिंपल सा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन पे चोरी हो गई बहुत बड़ी, या तो फिर कोई बहुत बड़ा मर्डर हो गया, तो वहां पे पुलिस तलाशी वारंट जारी करती है और उस स्थान पर साक्ष्य जुटाने के लिए क्या करती है बताइए, जांच पड़ताल करती है, ठीक है। तो इसके लिए जारी होता है तलाशी वारंट, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। साक्ष्य के लिए विशिष्ट स्थानों की खोज के लिए कानून प्रवर्तन को अधिकृत करना, ठीक है। तो देखिए आपको मीनिंग तो समझ में आ गया, तो अगर ऐसा टेक्निकल आपके सामने शब्द आए तो आपको क्लियर है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 अर्थशास्त्र से है। तो दोस्तों पहला प्रश्न अर्थशास्त्र यानी 25वां प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी और निजी क्षेत्र को सह अस्तित्व में लेके चलना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी कंपनियों को ही प्रमोट कर रहे हो, नहीं, प्राइवेट को भी उतना ही महत्व देना होगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी है भाई भारत में। तो दोस्तों भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी आपको समझा चुका हूं मैं कि जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, इंडस्ट्री है, क्या है, इंडस्ट्री है, इसमें 100 लोग काम कर रहे थे, कितने लोग, 100 लोग, ठीक है, 100 पीपल इसमें काम कर रहे थे। अब यहाँ पे लाके एक मशीन बैठा दी गई, ठीक है, और अब जरूरत है सिर्फ एक लोग की, अब यहाँ पे 90 लोग क्या हो गए, बेरोजगार। तो इसको बोलते हैं दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी, और भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी है संरचनात्मक, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है दोस्तों। तो भारत की यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन है, NSSO, ठीक है, कौन है, NSSO, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 1950 में इसका गठन हुआ था, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में,
ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी आपको मौसमी प्रकार की देखने को मिलती है और अदृश्य बेरोजगारी। और अदृश्य बेरोजगारी के ऊपर बात कर चुके हैं हम, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। और यह कृषि में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, दोनों सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। भारत में टीन का अग्रणीय उत्पादक है, तो बताइए सबसे अधिक उत्पादन टीन का किस राज्य में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए कुछ क्या है, मिनरल रिसोर्स है, खनिज है, और उनके उत्पादक राज्य दिए गए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए मार्बल का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान के जयपुर में आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोल्ड से उत्पादन, ठीक है, गोल्ड का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। यहाँ पे दो खान आपको देखने को मिलता है, एक का नाम है हट्टी, ठीक है, और दूसरा है कोलार, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल में आपको कोयला मिलता है, असम में पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में डायमंड, कहाँ पे? पन्ना में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें केरला में तो एल्यूमिनियम मिलता है, महाराष्ट्र में टंगस्टन जो बल्ब में यूज किया जाता है, राजस्थान में यहाँ पे देखिए कॉपर प्लस बॉक्साइट जिसे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे ये विशेष खनिज मिलते हैं, इनको भी आप पढ़ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। बिहार में भी, बिहार झारखंड में भी आपको आयरन मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 पे। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों जो अभ्रक होता है ना, माइका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइका, ठीक है, जिससे हाई क्वालिटी का मिरर बनाया जाता है, दर्पण बनाया जाता है, वो है माइका। और इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है दोस्तों। अगर पूछ ले किस राज्य में, देखिए पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका? माइका का, ठीक है। तो ये बात आप आंध्र प्रदेश से संबंधित याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है दोस्तों, उसमें जो ध्यान रखता है वो कौन है? तो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसका देख रेख करता है WTO। WTO का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसकी स्थापना से संबंधित बात पूछ ली जाए कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1995, ठीक है। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसको WTO से पहले किस नाम से जानते थे, तो WTO से पहले दोस्तों इसको GATT के नाम से जानते थे। बाद में इसका 1 जनवरी 1995 में नाम बदल के WTO कर दिया गया और GATT को WTO में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये घटना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई फोरम स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो और न ही हानि हो रहा हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। अब करंट अफेयर से संबंधित देखेंगे दोस्तों, तो अब देखते हैं आपका कितना स्ट्रांग है करंट अफेयर। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। अफस्पा एक कानून है दोस्तों, जहां पे नियम कानून नहीं चल पाता है तो ये लगा दिया जाता है, ठीक है। जहां पे ज्यादा मतलब ऐसे अग्रेशन टाइप के सिचुएशन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे अफस्पा लग जाता है। तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे संसद द्वारा कब पारित किया गया था, ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1958 में क्या किया गया था? इसे पारित किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया के राष्ट्रपति ने क्या किया है? सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है। हाल ही में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और
वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते को लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक ने। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है। हाल ही में नाटो ने किस देश की सहायता के लिए 5 वर्षों से 100 अरब डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूक्रेन। ठीक है, तो हाल ही में नाटो ने किस देश की सहायता के लिए? यूक्रेन देश की सहायता के लिए 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट के अनुसार 2023 की दूसरी छमाही में भारत में यूपीआई लेन देन में वर्ष प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 56%। ठीक है, 56% देखने को मिली है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है। प्रसिद्ध चपाचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में मनाया जाता है प्रसिद्ध चपाचर कूट महोत्सव। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में यह जो चपाचर कूट महोत्सव है यह क्यों मनाया जाता है? चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, कजाकिस्तान में। ठीक है, तो SCO की जो बैठक हुई है सुरक्षा परिषद के सचिवों का, ठीक है, तो वो 19वीं बैठक हुई है कहाँ पे? कजाकिस्तान में। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या है। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है, अब हम देखेंगे दोस्तों हिंदी से संबंधित प्रश्नावली। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारात कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। निम्नलिखित में जो तालव्य व्यंजन है उनको छांटना है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको एक बड़ा ही ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम एक कहानी स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कंठ, क्या है? कंठ। ठीक है, और ये है आपका होठ। ठीक है, क्या है? होठ। अब इनके बीच में ना दोस्तों हम कुछ टेक्नोलॉजी देखेंगे। देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं क, ठीक है, तो जब आप क से लेके अंग तक पढ़ते हैं, कहाँ तक? अंग तक पढ़ते हैं, तो आपके गले के ऊपर फोर्स पड़ता है। पढ़िए देखिए, क ख ग घ अंग, तो आवाज गर्दन के कंठ के पास से आती है। ठीक है, क से लेके अंग तक। उसके बाद आप जब आते हैं च वाली सीरीज पे, ठीक है, तो आप देखिए जब च बोलते हैं, छ बोलते हैं, तो अब देखिए कंठ से आप आ जाते हैं तालु पे। कहाँ पे आ जाते हैं? तालु पे। और तालु पे क्या बोलते हैं? च से लेकर इयो तक। क्या बोलते हैं? च से इयो तक, च छ च। देखिए आपकी जीभ जो है तालु को जाके टच होती है। ठीक है, अब जब इसके आगे बढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ट ठ ड। तो अब दोस्तों आ जाता है आपका मूर्धन्य। क्या आता है दोस्तों? मूर्धन्य। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्धन्य को MU से मैं डिनोट कर रहा हूँ। मूर्धन्य पे अब देखिए मूर्धन्य है क्या? आपके जो मसूड़ा अंदर वाला है ना, उसी को बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, अंदर का जो आपके मसूड़ा है दांत के जस्ट नीचे, ठीक है, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, अब जब आप ट से लेके, कहाँ से लेके दोस्तों? ट से लेके ड़ तक पढ़ते हैं, ट से लेके ड़ तक। ठीक है, तो आपका जो जीभ है वो मूर्धन्य पे आके टच होता है, इसलिए जो ट वाला सीरीज है वो मूर्धन्य हो जाता है। पढ़िए ट ठ ड ठ ड, जाके टच हो रहा है ना जीभ आपके मूर्धन्य पे, तो याद रखेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम आगे थोड़ा सा। अब त थ द ध, अब पढ़िए, अब आपके दांत पे जाकर टच होता है। ठीक है, जब आप त बोलते हैं त से न तक, तो त थ द थ न, तो आपकी जीभ और दांतों के बीच में संपर्क बनता है। तो ये आपका त से लेकर न तक का सीरीज है, इसको दंतय बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बाहर आते हैं होठ के पास में। ठीक है, होठ के पास में दोस्तों क्या देखने को मिलता है? जब आप पढ़ते हैं प फ ब भ, तो देखिए दोनों होठ आपके टच होते हैं। ठीक है, तो प से लेके म तक ये क्या है? बताइए, ओष्ठ्य है। ठीक है, तो ये बात आप अगर याद रख पाते हैं तो आपसे प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है।
घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद है वो है घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे कौन सा संधि है। ठीक है, संधि का आप प्रकार बताएंगे यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ठीक है, संधि का प्रकार आप अवश्य बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है अतिशयोक्ति का सही जो लिखावट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सही शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 44 का करेक्ट होगा, आप ये याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए। संस्कृत, यहाँ पे क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर उन्हें में हम मूल चूल परिवर्तन कर देते हैं फिर अगर बोलते हैं तो उन्हें तद्भव बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे प्रयोग करते हैं, जैसे भ्राता। ठीक है, और भ्राता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तत्सम और तद्भव क्या होता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 46 है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों विनायक जो है वो गणेश जी हैं। ठीक है, कहता है ना विघ्नहर्ता विनायक जी, ये कौन है, गणेश जी हैं। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों वारिद का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बादल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 48, आंख का नीर ढल जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो आंख का नीर ढल जाना, इसका दोस्तों अर्थ जो है वो है निर्लज होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है। चरर मरर खुल गए अरर, क्या है, स्वर फूटों में से कौन सा अलंकार है आपसे बताना है। ठीक है, चरर मरर खुल गए अरर रस क्या है, अरर रव स्फुटो। ठीक है, तो अब इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। जहां पे किसी एक ही वर्ड का बार बार जिक्र हो, ठीक है, बार बार रिपीटेशन हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए चरर मरर खुल गए अरर, क्या है, स्वर क्या है, रवस्व फूटों में से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो दोस्तों साहित्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला जी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और इस तरह से दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रैंकर्स जी के फैमिली से जल्द जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।